नमस्कार दोस्तों, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यस, गुड इवनिंग स्वाति, किरण, जयश्री, दीप्ति, पवन। बहुत बढ़िया, अ वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ग्रेट। तन्वी, विनी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जो लास्ट सेशन हमने डिस्कशन किया था, उस लास्ट सेशन के अंदर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो हमारा जो पजल्स का टॉपिक था। अब आज हम अपने पजल्स के टॉपिक में और भी ज़्यादा खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे आज के सेशन में हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। दरअसल में ये टॉपिक कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये पजल्स के अंदर ही आप कह सकते हो। अगर आपने इसको अलग टॉपिक मानना है दैट इज ऑल्सो ओके, अगर आपने इसको पजल का हिस्सा मानना है तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें आज के सेशन में हमें अंडरस्टैंड करना है। देखो, और जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी था कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की, उतना ही ज्यादा अच्छा आप इस सेशन मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में होते रहेंगे। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे भी गए हैं, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में। बाकी और भी जो एडिशनल पजल्स हमें डिस्कस करनी है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पहले से, थोड़ा सा, ताकि हमें एक आइडिया मिले। यस, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे अपने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में समझ लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल हम डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पे। चलो, पहली बात तो ये इस चीज का मीनिंग क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। ये सिटिंग अरेंजमेंट भी एक प्रकार का एक पजल ही है। व्हाट डज इट मीन? कौन इंसान कहां बैठा हुआ है, किस इंसान की क्या पोजीशन है, दैट इज योर सिटिंग अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक यहां पे मैंने एक रो बनाया। अब इस रो में कुछ पोजीशंस होंगी बैठने की। मान लो एक पर्सन यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है। अब कौन इंसान किसके साथ में बैठा हुआ है, किसके लेफ्ट में कौन है, किसके राइट में कौन है, ये वाली चीज आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। ये होता है सिटिंग अरेंजमेंट। अब दो तीन बातें हैं जो हमें सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान में रखनी है। पहली चीज आपको जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान से फोकस रखना, क्योंकि यहां पे ना जो मैं आपको पॉइंट्स बताने चाह रहा हूं यहां से गलतियां हो जाती हैं कई बार बच्चों की। प्लीज ध्यान से इधर सुनिएगा। लेट अस से मैंने यहां पे बोला कि इस जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पे एक पर्सन ए बैठा है, यहां पे पर्सन बी बैठा है, यहां पे पर्सन सी बैठा है इस जगह पे, और इस जगह पर्सन डी बैठा हुआ है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि ये चार लोग यहां बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, पहली चीज आप मुझे ये बता सकते हो कि ए के राइट में कौन बैठा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए? बताओ, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए? अब देखो, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी राइट ऑफ ए में है। अब ये आंसर गलत है, मैं आपको समझाता हूं क्यों। इसका आंसर आएगा कैन नॉट से। आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, क्या मैंने आपको ये बोला कि ये जो चारों लोग हैं ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं? सर हो सकता है ये चारों लोग साउथ की तरफ देख रहे हो। जिन बच्चों ने नो वन बोला है, हां, उन्होंने हो सकता है उन्होंने आपका पहली चीज देखी हो कि यार ये चारों हो सकता है इधर देख रहे हो, नीचे वाली साइड। अगर देखो, अब नोटिस करो, अगर ये चारों नीचे वाली साइड देख रहे हैं तो सर ए यहां पे बैठा होगा, ए के इधर बी, फिर इधर सी, फिर इधर डी। सो व्हाट इट मींस इज
कि यहां पे अगर ऐसा होगा ना, अगर सब लोग इधर को देख रहे हैं चारों साउथ वाली साइड, तो ए के, मैंने क्या पूछा था, राइट में ना, तो ए के राइट में कोई है ही नहीं। आप बोलोगे ए के राइट में कोई भी नहीं है। पर अगर आप लोग ऐसे देख रहे हो कि ये सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, फिर ए के राइट आप बता सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? क्वेश्चन पहली चीज ये हुई कि हमें ना डायरेक्शन का पता होगा तो हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। डायरेक्शन किस चीज की, किस डायरेक्शन में वो लोग देख रहे हैं, वो व्यू किस उनका डायरेक्शन में है, हमें अगर पता होगा हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। हालांकि कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, इट इज वन एंड द सेम थिंग, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर अगर हमें डायरेक्शन का जरूर ध्यान में रखना है, रेंडमली अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। कई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, कई क्वेश्चन में आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी दे रखी होंगी कि हमारा डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। तो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन में डायरेक्शन कौन सी दे रखी है, क्या वो राइट में देख रहे हैं, या मतलब ईस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। ये पहली गलती क्या है कि डायरेक्शन आपको जरूर पकड़ लेनी है कि कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है। ओके, बात समझ आई? दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है आपको, सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ये 4 लोग बनाए यहां पे, ए, बी, सी और डी, और मैंने अब आपको बोल भी दिया कि लेट से ये चारों नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ, दे आर फेसिंग नॉर्थ। चलो ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से बताना। मैं पूछ रहा हूं कि ए के राइट में कौन है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, who is sitting to the right of A? Who is sitting to the right of A? बता सकते हो आप लोग कि कौन बैठा है राइट ऑफ ए में? अब देखो यहां पे आप जानते हो कि सर आपने हमें डायरेक्शन बता दी है, ये चारों लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो ए का राइट इधर हुआ, ए का राइट इधर हुआ। पर एक बात अंडरस्टैंड करो भाई, ए के राइट में बी भी बैठा हुआ है, ए के राइट में सी भी बैठा हुआ है, ए के राइट में डी भी बैठा हुआ है। तो अगर कोई बोलेगा ना कि राइट ऑफ ए कौन बैठा हुआ है, तो उसका आंसर बनेगा बी कॉमा सी कॉमा डी। पर अगर आपके क्वेश्चन में आंसर लिखा, मतलब क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल है इमीडिएट राइट ऑफ ए, इसका मतलब होगा केवल और केवल बी। ये आपको वर्ड समझ आया? इमीडिएट लिखा है या नहीं लिखा है उसका अंतर है। भाई ए के राइट में बैठा हुआ है, ए के राइट जितने लोग हैं सब ए के राइट में है, जितने भी लोग हैं सारे ए के राइट में है। पर अगर मैं इमीडिएट राइट बोलूंगा तब उसका आंसर बी आएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर उसने सिंपली लिख दिया कि राइट ऑफ ए देखो, तो राइट ऑफ ए सब लोग राइट ऑफ ए हैं यहां पे, पर इमीडिएट राइट ऑफ ए वहां ओनली बी आएगा। यस, आई होप दैट इज क्लियर। चलो चलो, ये बात भी सर हमें समझ आ गई है, एक डायरेक्शन भी देख लेनी है और राइट इमीडिएट राइट वाला कॉन्सेप्ट भी हम समझ गए हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ना अरेंजमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। देखो, एक होता है हमारा लीनियर अरेंजमेंट। क्या होता है? एक होता है हमारा लीनियर अरेंजमेंट। अब लीनियर अरेंजमेंट भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड दूसरा हो जाता है हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट। सर इसका क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मीनिंग सिंपल है, अगर लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली बैठे हुए हैं तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोल देंगे, बट अगर लोग ऐसे वर्टिकली अरेंज्ड हैं इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? विल कॉल इट एज अ वर्टिकल अरेंजमेंट। तो इस तरह से आप लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट देख सकते हो। ये दोनों क्या है? लीनियर, क्योंकि एक ही लाइन में है। वो लाइन ऐसे होगी तो वर्टिकल, लाइन ऐसे होगी तो हॉरिजॉन्टल बोल देंगे। आई होप दैट इज क्लियर। यस,
ठीक है, ठीक है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है सर। लोग ऐसे ही बैठे हो सकते हैं, लोग वैसे ही बैठे हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है। अब जैसे हमारा लीनियर अरेंजमेंट होता है, उसी तरह से हमारे सामने एक अरेंजमेंट और होता है, वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होगा सर? लोग सर्कल में बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे मैंने यहां पे बोला कि मान लो एक बंदा यहां बैठा है, 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 एक बंदा यहां बैठा है। मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया ए बी सी डी और ई। पहला क्वेश्चन, ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? आई रिपीट, ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बता सकते हो आप लोग? ए के इमीडिएट राइट में कौन है? देखो आंसर इज नहीं बता सकते। अरे फिर से वही गलती करे जा रहे हो, बी बी बी। अरे भाई देखो, इधर इधर देखो, जैसे वहां पे लीनियर अरेंजमेंट में डायरेक्शन थी, कोई बंदा नॉर्थ देख सकता है या साउथ देख सकता है, मैंने नहीं जब तक बताया तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पर भी दो चीजें हो सकती हैं सर। एक चीज हो सकती है कि ये लोग आपके सेंटर की तरफ फेस करे हो सकते हैं। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इसको बोलेंगे कि सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर सब लोग ऐसे डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, वी कॉल इट एज फेसिंग टुवर्ड सेंटर। फेसिंग टुवर्ड सेंटर। अगर फेसिंग टुवर्ड सेंटर हुआ, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो ए के राइट में फिर बी आएगा, फिर ए के राइट में फिर बी आएगा, है ना? अगर सब लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे होंगे, अगर सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, तब आपका ए के इमीडिएट राइट में बी आ जाएगा। बट एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। वो क्या है पॉसिबिलिटी दोस्तों? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि देखो, जैसे हम लोग ना ऐसे गोल चक्कर की तरफ बना के खड़े हुए हैं और हम सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। मतलब मैं इधर की तरफ, मतलब कहने का मतलब कि जो ए है वो इधर की तरफ देख रहा है, ई इधर की तरफ देख रहा है, डी इधर की तरफ देख रहा है, सी इधर की तरफ, बी इधर की तरफ। इसको हम बोलते हैं फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से दूर देखना या टेबल से दूर देखना। अब अगर ऐसा केस होगा कि सब लोग टेबल से दूर देख रहे हैं, अब आप बोलोगे सर ए के राइट में कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। ए के राइट में ई आ जाएगा। अब इस केस में आपका आंसर आएगा ई। तो सर ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड सेंटर की या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर की। उसके हिसाब से हमारे आंसर दो अलग अलग आ सकते हैं। मुझे बताओ, किसी को यहां पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। अभी तक कोई कंफ्यूजन यहां पे? यस, ठीक है। गलतियां समझते रहो, ये गलतियां होनी नहीं चाहिए आगे। टॉपिक इजी है, बस गलतियों का ध्यान रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात आप और समझना सर्कुलर अरेंजमेंट के अंतर्गत। ओके ओके गुड। अब देखो, जैसे मान लो सर्कुलर में मैंने सर्कल में 5 लोग बिठा दिए ऐसे। अब एक बात आप लोग अंडरस्टैंड यहां पे ये करना कि जब हम बात करते हैं ना सर्कल की, देखो सर्कल में देयर इज नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कल में कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो होता नहीं है ना? आप एक लाइन में तो कह सकते हो, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन में तो कह सकते हो, या आप अपना वर्टिकल लाइन में कह सकते हो कि पहले पे या आखिरी पे। ऐसा हमारे अपने सर्कल में तो होता नहीं है। कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है इस सर्कल का। तो आपको ना एक बात जो ध्यान में रखनी है
अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मान लो मैंने बोल दिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। मैंने बोला कि ए इज फेसिंग, मतलब सब लोग दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, फेस इनका टुवर्ड्स द सेंटर है। सब लोग टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं। अब मान लो मैंने पोजीशन बना दी, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। अब मैंने आपको बोला, ए पर्सन बी इज सिटिंग टू राइट ऑफ ए। प्लीज सुनना, ए पर्सन बी, मतलब पर्सन का नाम है बी, वो बी पर्सन जो है वो ए के राइट में है। तो मुझे आप बता सकते हो कि मैं बी को कहां बिठाऊं, 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? बताओ। बी जो है वो ए के राइट में है, तो बी को कहां बिठाया जाना चाहिए, 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? बोलो। अब कई बार बच्चों का डाउट आता है कि सर इसमें आपने इमीडिएट वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया। कई बच्चे ना यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे यहां पे, जय बोल रहा है सर 4 भी हो सकता है। अरे जय, मैंने डायरेक्शन दे दी है, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब समझ रहा है, यहां पे प्लीज यहां पे अंडरस्टैंड करना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पे। बच्चे बोलते हैं कि सर जैसा आपने पीछे इमीडिएटली आपने बताया, सॉरी जैसा पीछे आपने बताया था ना कि राइट ऑफ ए, तो राइट ऑफ ए तो सब लोग हो जाएंगे। तो बच्चे बोलते हैं सर राइट ऑफ ए तो ए के राइट में ये भी है, ए के राइट में तो ये भी है, ए के राइट में तो ये भी है। अब देखो ये पूरा चक्कर ही तो आपका है, तो ए के राइट में ये भी हो गया। तो उनके दिमाग में आता है सर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं करना आपने, प्लीज इस बात को समझिएगा। सर्कल की जब बात आ गई ना, सर्कल की, तो अगर कोई लिखा हुआ है ए के राइट में, तो सिंपली आपको ए के बिल्कुल इमीडिएट राइट ही उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में देर इज नो राइट, देर इज नो लेफ्ट। हर बंदा ही इसके राइट में है, हर बंदा ही ए के लेफ्ट में है। एवरी पर्सन इज ऑन लेफ्ट ऑफ ए, एवरी पर्सन इज ऑन राइट ऑफ ए। तो ऐसे तो हम कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सर्कल के अंदर कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। जब उसने बोल दिया कि ए के राइट में, तो ए का राइट बस ये है, बात खत्म। और ए का लेफ्ट बोल दिया तो ए का लेफ्ट ये है, बात खत्म। इसमें इमीडिएटली ही बोला जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका मतलब है इमीडिएटली, क्योंकि सर्कल में लेफ्ट राइट का मतलब कुछ होता ही नहीं है। हर बंदा ही उसके राइट में है, हर बंदा ही उसके लेफ्ट में है। तो जब उसने बोल दिया कि एक बंदा ए के राइट में बैठा हुआ है, आप उसको ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे, इमीडिएटली राइट। एक बंदा ए के लेफ्ट में है, आप उसको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे इट इज टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट लेफ्ट। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई आपको कि सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आनंदिता, यस यू आर राइट। सिद्धार्थ, नहीं वो नहीं आएगा। यहां पे ए होगा, ए के राइट में बी होगा, बी के राइट में सी होगा। तो 2 वाला इज ओनली राइट ऑफ बी, उसको ए का राइट नहीं बोलेंगे। ए का राइट बस इमीडिएट राइट का मतलब, दैट्स इट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप ये जो गलतियां करने वाली चीजें थी ये हमें समझ आ चुकी हैं, क्योंकि अगर ये गलतियां करने वाली समझ चीजें आ चुकी हैं तो फिर क्वेश्चन करने हमारे लिए मुश्किल नहीं बनेंगे। ठीक है, गुड गुड गुड। एक चीज और, ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट ही है आपके, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट को बस आपके साथ एंगेज करके पढ़ाता हूं मैं। अब प्लीज इधर समझिएगा, मैं कुछ आपके सामने कुछ पोजीशंस बना रहा हूं। अब मैंने आपको एक बात बता दी कि ये कुछ पोजीशंस हैं और ये सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, दे आर फेसिंग नॉर्थ, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी और मैंने इनकी पोजीशन को मार्क भी कर दिया, लेट्स से 1 2 3 4, ये पोजीशंस हैं इनकी। अब मान लेते हैं मैंने बोला कि यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है ए यहां पे बैठा हुआ है। अब मैंने इसके बाद एक लाइन लिखी, बी इज एट
थर्ड पोजीशन, बी इज एट थर्ड पोजीशन टू राइट ऑफ ए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि बी कहां बैठा होगा? बी इज एट थर्ड पोजीशन टू द राइट ऑफ ए, तो बता सकते हो कि बी कहां बैठा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई बच्चे जो गलती पता क्या कर देते हैं, वो पता नहीं आई डोंट नो कैसे करते हैं, वो यहीं पे बी को बिठा देते हैं। अरे भाई ये थर्ड पोजीशन नहीं हुई। थर्ड पोजीशन का मतलब क्या है? ए के राइट में, ए के पहला राइट ये, ए का दूसरा राइट ये, ए का तीसरा राइट ये। आयुष इसमें कांट से क्यों है भाई, बताओ क्यों है कांट से? यहां आएगा बी, लिखा हुआ है दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। यहां पे मैंने लिख दिया है कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ए का पहला राइट ये, ए का दूसरा राइट ये, ए का तीसरा राइट ये। ठीक है, तो यहां पे बी जो होगा वो सेवेंथ पे ही आएगा, कैन नॉट आंसर नहीं आएगा यहां पे, यहां मेंशन्ड है हमें फेसिंग नॉर्थ गिवन है यहां पे। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ये बात क्लियर हुई। एक बात और, मान लेते हैं ए यहां पे बैठा हुआ है और ये कुछ पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बोल दिया है कि दे आर फेसिंग साउथ, दे आर फेसिंग साउथ। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूं कि बी इज टू राइट ऑफ ए, तो बी कहां बैठेगा मुझे आप बता सकते हो? बी इज टू द राइट ऑफ ए, बता सकते हो आप लोग कि बी कहां बैठा होगा? यस, अरे आप लोग क्या लेक्चर देख नहीं रहे हो क्या कि कुछ भी टाइप करे जा रहे हो? पहले मुझे बताओ, फिर से बच्चे टू 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 लिखे जा रहे हैं। अरे अभी इतनी देर से समझा रहा हूं भाई, राइट ऑफ ए का मतलब है ए के राइट में। ए के राइट में क्या है सर? ए के राइट में ये भी है, ए के राइट में ये भी है, ए के राइट में ये भी है, ए के राइट में ये भी है। तो बी कहीं पर भी हो सकता है, बी 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। ये सारी पोजीशन बी के राइट में ही तो है, फिर 2 2 क्यों लिख रहे हो? तो 2 3 4 5 आंसर आएगा। ठीक है रेनू यादव, ये सब लोग इसके राइट में ही तो हैं। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, चारों चीजें पॉसिबल हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। राइट का मतलब इमीडिएट राइट सिर्फ सर्कल में होता है, क्योंकि वहां राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, वो कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं है, पर लीनियर अरेंजमेंट में तो है ना। यस चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पे आएंगे। प्लीज ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को।
ओके ओके ओके। अब इधर देखेंगे सब लोग। देखो कई बार ना हमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा मदद कर देते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको पूरा का पूरा आंसर निकालने की कोशिश करनी है। पर ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको पजल में भी सिखाया था। आपको याद होगा, मैंने आई थिंक आपको लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि रवि एंड दिस पर्सन कैन नॉट सिट टुगेदर, या महेश एंड रीमा विल गो टुगेदर, ऐसे कुछ आपके दे विल वर्क टुगेदर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। याद आया आपको? तो सेम चीज आप यहां पर भी देख लो। आपके सामने कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एंड सी और जी में बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। आप चेक करो ऑप्शन में से कौन से ऐसी चीजें हैं जहां सी और जी में दो लोग नहीं है। अब प्लीज यहां पे एक बात, तो पहली बात और अंडरस्टैंड करना, ये सी और जी में दो लोग हैं, प्लीज एक बार ना समझना इस बात को भी, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं। अब सी और जी के बीच में दो लोग हैं, व्हाट डज इट मीन? सर ये रहा सी, इसके बीच में दो लोग होंगे तब जाके जी आएगा। पर ये सिर्फ एकमात्र पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जी के बाद दो लोग हों फिर सी आए। उसने हमें बस इतना बोला हुआ है इन दोनों के बीच में दो लोग हैं, उसने ये नहीं बताया कि पहले सी आ रहा है या पहले जी आ रहा है। तो सी और जी में दो लोग हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, आगे कह रहा है सी इज प्लेस टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब पहले तो ये चेक करो, ये चारों कंडीशन में है, दो लोग आपके सी और जी के बीच में बैठे हुए हैं। देखो यहां भी सी और जी के बीच में दो लोग हैं, यहां भी सी और जी के बीच में दो लोग हैं, एंड बाकियों में भी, तो ये तो रेलेवेंट नहीं है। फिर कह रहे हैं सी इज प्लेस टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के बिल्कुल लेफ्ट में। क्या बी के बिल्कुल लेफ्ट में सी कहां पे है? देखो यार ये बी ना, देखो इसने लिखा है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इधर की तरफ देख रहे हैं, तो बी के राइट में है भाई ये तो ऑप्शन ए गलत है। सी को बी के लेफ्ट में होना चाहिए, तो सी बी के लेफ्ट में यहां पे है, सी बी के लेफ्ट में यहां पे है, सी बी के यहां पे भी लेफ्ट में है। चलो ठीक है, अगला देखो, डी इज द फर्स्ट वन इन द रो, वो तो सब में चलो है, दैट इज फाइन। सी एंड एच आर नॉट सिटिंग टुगेदर, सी और एच इकट्ठे नहीं बैठे। अब देखो ऑप्शन डी के अंदर सी और एच इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वो हो नहीं सकता। तो दैट इज वाई ए एंड डी पॉसिबल नहीं है, पर बी और सी पॉसिबल है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, ए नहीं है। देखो ए गलत क्यों हो गया? ए गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसने लिखा है सी जो है वो बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ऑप्शन ए में सी बी के राइट में बैठा हुआ है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी और सी यहां पे करेक्ट होंगे। आपको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाना है तो बना भी सकते हो, पर ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहां से निकल के आएंगी। जब ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारा पूरा अरेंजमेंट गिवन है, तो डेफिनेटली उससे करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इज दिस फाइन? आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आओ। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, कुछ जल्दीबाजी में कुछ बच्चों ने डी भी आंसर किया है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो क्या चीज मेंशन है यहां पे, देखो चार जगहें हैं, राइट?
अब उसमें हमें क्या गिवन है, जो ए है ना वो बी के बगल में बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कहां बैठा हुआ, पर जहां भी बैठा हुआ है बी के बगल में है, या तो इधर वाले साइड होगा या उधर साइड होगा, पर इकट्ठे बैठेंगे, या तो ए बी होगा या बी ए होगा, ठीक है। पर साथ ही साथ उसने लिख दिया कि बट नॉट नेक्स्ट टू सी। अब जो ए है ना वो सी के साथ में नहीं बैठता। ओके, आगे कह रहा है और ए और बी इकट्ठे होंगे, या तो ए बी होगा इकट्ठा या बी ए इकट्ठा होगा, ये इकट्ठे आएंगे। आगे कह रहा है सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब सी जो है वो डी के साथ भी नहीं बैठा हुआ। अब नोटिस करो एक चीज, ना आपका सी बी के साथ, ना आपका सी ए के साथ बैठा हुआ है, ना आपका सी डी के साथ बैठा हुआ है। अब जरा मुझे एक चीज सोच के बताओ, 4 लोगों की क्लास है, 4 लोग हैं टोटल बैठे हुए, सी 2 लोगों के साथ बैठा नहीं हुआ। अब देखो यार, सी को किसी ना किसी एक बंदे के साथ तो बैठना ही पड़ेगा ना। अब सोचो, सी क्या ना ए के साथ बैठा हुआ है, ना सी आपका डी के साथ बैठा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, सी कॉर्नर पे होगा। अब देखो ना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कोई बंदा अगर यहां बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा यहां बैठा हुआ है ना, इसके साथ में एक बंदा बैठेगा। अगर कोई यहां बैठा हुआ है इस पोजीशन के ऊपर, इसके बगल में 2 लोग बैठेंगे। अगर कोई यहां पे बैठा हुआ है, इसके बगल में भी 2 लोग बैठेंगे। पर अगर कोई यहां कॉर्नर पे बैठा है, इसके बगल में कोई एक ही बंदा बैठ सकता है। अब सी अगर ए के साथ बैठा नहीं है, डी के साथ नहीं बैठा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है सी कॉर्नर पे बैठा है। पर क्वेश्चन आता है कौन से कॉर्नर पे, हमें नहीं पता। हो सकता है सी यहां पे बैठा हो सकता है सी यहां पे बैठा हो, पर बैठना कॉर्नर पे ही है। क्यों बैठना कॉर्नर पे, इसलिए है क्योंकि सी 2 लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, ना ए के साथ ना डी के साथ, तो बी के साथ तो बैठना ही पड़ेगा। तो दैट इज वाई सी इज एट द कॉर्नर। अगर सी कॉर्नर पे आ चुका है तो फिर उसके बगल में बी ही आएगा एंड इधर भी बी ही आएगा। 2 पॉसिबिलिटीज चल रही हैं। अब उसने हमें बता दिया था बी के बगल में ए है, तो बी के अगल बगल में ए है तो ए यहां पे होगा, बची क्या डी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आई, या तो सीबीएडी ऐसे है या फिर सीबीएडी उल्टा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि डी के बगल में कौन बैठा है। देखो डी के बगल में ए बैठा है इधर से भी, और इधर भी डी के बगल में ए ही बैठा है। अगर ए ही बैठा है तो आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट टू, अरे भाई सयन, नेक्स्ट टू बी मतलब बगल में, बगल में साथ में। आपके नेक्स्ट कौन बैठता है, आपके बगल में आपके साथ में कौन बैठा है। लिखा ना, ए इज ऑक्युपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, बी के साथ वाली सीट के ऊपर ए बैठा है, ये मतलब है इसका। गॉट द पॉइंट और नॉट। तो इम्पॉसिबल टू टेल नहीं है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इज इट ओके, यस और नो। चलो चलो, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। अरे नहीं अर्जुन, मैंने बताया दोनों पॉसिबिलिटीज हैं।
तो बी के आगे भी हो सकता है, एक से पीछे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, बी ए या ए बी दोनों हो सकते हैं नेक्स्ट टू। अब देखो यहां पे ना कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर यहां पे डायरेक्शन नहीं दे रखी, हमें बता नहीं रखा कि नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं। देखो पर एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन में पूछा पता क्या गया है, ए के अगल बगल में कौन है, इधर साइड पूछा हुआ है। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो नॉर्थ साउथ से फर्क क्या पड़ता है। नॉर्थ साउथ से फर्क ये पड़ता है कि भाई अगर ये मेरा राइट है, अगर डायरेक्शन बदल देंगे तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, अगर ये मेरा लेफ्ट था तो डायरेक्शन बदल देंगे ये मेरा राइट हो जाएगा। अगल बगल वाले बंदे थोड़ी बदलेंगे। जैसे यहां भी देखो, पिछले वाले केस में भी आप यहां पे नोटिस करना, ए के अगल बगल वाले बंदे थोड़ी बदले थे। ए के बगल में बी था तो डी था, यहां भी बी और डी थे। तो यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे अगल बगल के बंदों से, उनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर मैं इधर की तरफ देख रहा हूं, मेरे साथ में तो बंदे यही दोनों बैठे हुए हैं, अगर मैं डायरेक्शन ऐसे उल्टा भी कर दूं तो ये बंदे मेरे साथ में ही रहेंगे, बस फर्क राइट लेफ्ट का पड़ जाएगा, पर इधर साइड वाले लोग तो सेम ही रहेंगे ना। तो आप कोई भी डायरेक्शन मान के स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्थ वाला इजी पड़ता है थोड़ा समझने के लिए भी, तो नॉर्थ से मान लेते हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। देखो जो याद करो हमने पजल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, जो डेफिनेट स्टेटमेंट है वहां से शुरुआत करते हुए। कोई डेफिनेट स्टेटमेंट यहां से हमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। व्हाट इज द डेफिनेट स्टेटमेंट हियर, ये वाली, सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। देखो अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये राइट है, तो सी यहां पे होगा। डू यू अग्री, राइट से दूसरी पोजीशन, राइट से पहली पोजीशन ये, राइट से दूसरी पोजीशन ये, ठीक है। अब आगे देखो और क्या पिक कर सकते हैं, क्या पिक कर सकते हैं बताओ। अब देखो सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी डी के बगल में है। अब हो सकता है सर डी यहां पे हो सकता है डी यहां पे हो, मुझे नहीं पता कहां पे, पर दोनों में से एक जगह है। पर उसने आगे लिख दिया है डी इज नॉट सिटिंग विद ई, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड। ये ई जो है ना वो लेफ्ट में है, तो ई यहां पे आ जाएगा, और डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ। ओके, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। अब जरा नोटिस करना यहां पे, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, एंड ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। तो या तो ए यहां पे होगा या ए यहां पे होगा, सी के बगल में बैठा हुआ है ना ए और सी इसके अंदर बदल। अब नोटिस करना वो क्या लिख रहा है कि जो सी है वो तो हमने देख लिया, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। अब देखो अगर आप हम लोग अगर बी यहां पे बनाए तो क्या हमारा आंसर बन जाएगा, हाँ यहां तो बन रहा है, ये तो बात सही है, बी तो यहीं प्लेस होगा, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। अब ए और डी कहां पे बनाएंगे आप मुझे ये बताओ, बताओ आपका ए यहां बनेगा या ए यहां बनेगा, आप मुझे ये बताओ क्या लगता है, ए यहां बनेगा या यहां बनेगा। क्या हमने कोई पॉइंट मिस किया है या नहीं, आप मुझे बताओ ये। बताओ। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट भी तो है, ए सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ बी, यस, इसीलिए बी के बगल में ए होगा और फिर यहां पे आपका डी हो जाएगा। तो पूरा पैटर्न क्या बना, ई बी ए सी डी, एग्जैक्टली। तो ये पूरा पैटर्न बना ई बी ए सी डी। अब ए के बगल में कौन आ जाएगा, सर ए के बगल में आ जाएंगे आपके बी और सी, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। विनायक मैंने पहले ही बोला आप इसको साउथ भी मान लो, आंसर सेम है, प्लीज इस बात को समझना। यहां पे पर्सन और इधर साइड लिखा है ना, आप प्लीज यहां पे विनायक इमेजिन करो, मान लो मैं हूं, ठीक है ना, और मान लो ये मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है ना, ये मान लो मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। अब मैं इधर को डायरेक्शन देख रहा हूं,
अगर मैं अपनी डायरेक्शन पूरी उल्टी कर दूं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये अभी भी मेरे दोस्त ही हैं जो मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, इधर साइड में फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। समझे इस बात को? इसलिए कोई भी आप डायरेक्शन आप पिक कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा उससे। चलिए अब एक दो क्वेश्चन अपने करते हैं अपने सर्कुलर वाले के, ये वाले पे स्टार्ट करेंगे। इसको ट्राई करो एक बार, हाँ इसको ट्राई करो आप लोग एक बार। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। अब इसमें डाउट यही आता है कि जैसे सर ई सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, इसका मतलब पता क्या होता है कि ए और डी के बीच में बैठा हुआ है, सिंपल सी बात है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। असली बात आपकी सबसे बढ़िया तब रहेगी अगर आप ऐसा कोई चीज पिक करो जिसपे डिपेंडेंट बाकी ज्यादा है। जैसे आप नोटिस कर रहे हो ना कि ए का एफ के साथ भी रिश्ता बन रहा है, ए का बाकियों के साथ भी, तो आप ए से भी कर सकते हो, आप जी से भी कर सकते हो, क्योंकि ना आपके सर्कल में दिक्कत नहीं आती। कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। ठीक है, तो 7 लोग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब सर्कल में मैंने जैसा आपको बताया देयर इज नो स्टार्टिंग एंड नो एंडिंग पॉइंट, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें ना क्लियरली मेंशन्ड है फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर ये नहीं पढ़ा होता तो आंसर गड़बड़ हो जाता, पर प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं, मैंने कहीं मान लिया, मैंने बोल दिया ये मान लो ए है। अब ये सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एफ इधर होगा, तभी तो एफ के लेफ्ट में ए आएगा। ये आपने कहीं और बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इन सर्कल, तो कहीं भी बना सकते हो। अब दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, ई इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। अब जब आपके सामने ये लिखा है ना, आपको ये इमीडिएट ही मानना पड़ेगा कि ए ई एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में है। इसको ऐसे नहीं मोल लेंगे कि सर अगर मैं ई यहां पे बिठा दूं तो डी यहां पे बिठा दूं तो भी तो ये बिटवीन आ जाएगा। अरे भाई बिटवीन तो सब जगह से फिर बिटवीन ही है, तो इसीलिए जब उसने लिख दिया ना ई इज बिटवीन ए एंड डी, तो आप ऑटोमेटिकली ई को यहां बिठाएंगे इसके बाद और डी को यहां बिठाएंगे। इसका सिंपल मतलब यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर और क्या बचा हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए।
ये हो गया, ये हो गया। G इज नॉट बिटवीन F एंड C, चलो वो तो अभी देखेंगे। अब G इज टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ B। जो G है वो B के राइट में सेकेंड है। अब हमारे पास जगह बची है तीन, एक दो तीन। कहां बिठा सकते हैं G को और कहां बिठा सकते हैं B को? देखो, राइट टू B, B के राइट में होगा। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, अगर मैं B को यहां बिठाऊं, B का राइट तो इधर चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। B को यहां बिठाऊं तो B का सेकंड राइट यहां चला जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो B को सर यहीं बिठाना पड़ेगा। B यहां बैठेगा, इसका फर्स्ट राइट, इसका सेकंड राइट, तो यहां पर B के सेकंड राइट में आपका आ जाएगा कौन सा? B के सेकंड राइट में आपका आ जाएगा G, एंड जो बच गया वो है C। तो C को हमें यहां बिठा देंगे। दैट इज द एंटायर पैटर्न। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब वो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एडजेसेंट नहीं है, जो साथ साथ लोग नहीं बैठे हुए? तो देख लो भाई, कौन नहीं साथ साथ बैठा हुआ? कौन नहीं साथ साथ बैठा हुआ, बताओ। आप बोलोगे सर BF साथ बैठे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, BF साथ बैठे हुए हैं। DG साथ में बैठे हुए हैं, हाँ ये भी साथ बैठे हुए हैं। B और D साथ में नहीं बैठे हुए, B और D ये अलग अलग हैं। दैट इज वाई ऑप्शन सी आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट, वो साथ साथ नहीं बैठे हुए। ठीक है, ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। फटाफट बता दो इसका आंसर भी क्या आएगा, फटाफट इसका आंसर भी बता दो। हाँ इशिका, सी और बी का बता देते हैं, डोंट वरी। देखो इशिका, लास्ट में पता क्या था, आप इधर समझो। लास्ट में क्या हुआ है, बाकी सब तो आपने बना लिया, अब क्वेश्चन बचा है, बाकी की तीन अरेंजमेंट बची हुई हैं। ये तीन प्लेसेस पे हमें किसी ना किसी को बिठाना है, ये तीन प्लेसेस के ऊपर हमें किसी ना किसी को बिठाना है। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ो, G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। G इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। अब देखो, अगर मान लो आप मुझे बोलोगे सर मैं B को यहां बिठा दूं क्या? अगर B यहां बैठेगा तो G कहां होगा? यहां, यहां सेकेंड टू द राइट, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब B यहां नहीं हो सकता। अगर मैं B को यहां बिठा दूं, इसका सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो B यहां भी नहीं हो सकता। अगर B यहां पे बैठा है ना, इसी का सेकेंड राइट होगा ये, तो G को यहां बैठना पड़ेगा। ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस वन। B हो गया, G हो गया, बच गया C, तो C यहां बैठेगा। हाँ अनुष्का, मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऊपर नीचे होगा, पर वो सर्कल यही बनेगा, ऑर्डर आपका यही होगा। आपने हो सकता है ए यहां से शुरू किया हो, ऑटोमेटिकली ऑर्डर आपका वही निकल के आएगा, क्योंकि कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट होता ही नहीं है आपके सर्कुलर टेबल में। एफ तो आपने राइट में कर दिया, वो लेफ्ट में है। अरे भाई, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए एफ के लेफ्ट में है, एफ का लेफ्ट ए, सही तो है, एफ के लेफ्ट में है ना ए। यस, सक्षम, यही आपका नया टॉपिक ही है आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला। ठीक है, अब इसको पजल के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो और एक अलग टॉपिक भी आप देख सकते हो, जैसे भी आपको कंसिडर करना है। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक है। बस आई थिंक इसके बाद जब सब कुछ बन ही गया है तो आप आराम से बता ही सकते हो कि बी की पोजीशन क्या है। तो बाकियों के कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हो कि भाई बी कहां बैठा है, बी कहां बैठा है, ये बैठा है। अब इसको आप एफ का राइट बोल लो, वो भी बात सही है। आप सी का लेफ्ट बोल लो, वो भी बात सही है। जी का सेकंड लेफ्ट बोल लो, वो भी बात सही है। तो जो भी यहां पे आपका आंसर होगा, ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो एक और ट्राई कर लो। ये थोड़ा ना आज बोर्ड थोड़ा खराब चल रहा है, ये एक बार टैप करो तो दो बार टैप होता है, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक बार जो आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन्ड है।
चलो ट्राई करते हैं। देखो 8 लोग हैं हमारे सामने, ठीक है, ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन ये आता है सर स्टार्टिंग कहां से करें, किस बंदे को कहां पे बिठाएं। देखो कोशिश ये करा करो कि वहां से स्टार्ट करें जिसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, जिसकी आप फिक्स पोजीशन बता सकते हो कुछ ना कुछ। अब नोटिस करो, अब जैसे यहां पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि एस नेबर नहीं है पी का, अब इससे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। वी नेबर है यू का, अब इससे भी पता नहीं लग रहा। देखो नेबर होने का मतलब क्या होता है, मेरे पड़ोसी है। अब पड़ोसी मान लो मैं यहां पे हूं, एक सेकंड के लिए मान लो, तो मेरा पड़ोसी ये भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी ये भी है। मानते हो इस बात को? तो ये भी मेरे पास डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है। डेफिनेट स्टेटमेंट ये वाली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। ये देखो इसने लिख दिया फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर की तरफ देखना है, वो तो चलो समझ आ गया। और P क्या है, इट इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो T की अगर मैं पोजीशन मान लूं तो मैं P की पोजीशन उसके हिसाब से डेफिनेटली बता सकता हूं। अगर मान लो मैंने बोला T यहां पे है और ये सब लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, तो P कहां पे होगा, इसके राइट में सेकंड नंबर के ऊपर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। तो P सर पक्का ही पक्का यहां पे होगा अगर T यहां पर है। क्या ये बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये बात हमें पता लगी। उसके बाद उसने एक बात और लिखी है, हु इज द नेबर ऑफ एस एंड वी। किसकी बात हो रही है, हु, ये टी की बात हो रही है। तो भाई जो टी के नेबर है ना वो आर एंड वी है। टी के नेबर कौन हुए, एक ये नेबर हुआ एक ये नेबर हुआ। तो सर या तो आर यहां होगा तो वी यहां हो जाएगा, या फिर वी यहां होगा तो आर यहां हो जाएगा। इस बात को समझ पाए, टी के नेबर दोनों ही तो हुए, ये दोनों। हमें ये नहीं लिख रखा कि राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, पर इतना पता है कि टी के नेबर है। तो एक तरफ आर होगा एक तरफ वी होगा, या तो आर इधर होगा और वी इधर होगा, या आर इधर होगा और वी इधर होगा। चलो ये बात भी समझ आई। अब इसके आगे कुछ हम बता सकते हैं। हाँ अब ये देखो, V इज द नेबर ऑफ U। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, V आपका U का नेबर है। मुझे बताओ, अगर अगर मैं मान लूं कि V यहां पर है, तो क्या V का नेबर U हो सकता है? बताओ, क्या अगर V यहां पे है तो इसका नेबर U हो सकता है? आंसर इज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर V यहां पे होगा इसका नेबर तो P और T हो जाएगा, इसका नेबर तो P और T हो जाएगा। तो सर V यहां पे नहीं हो पाएगा, V आपका पक्का ही पक्का यहां पे होगा। अगर V यहां पे है तभी उसका नेबर U यहां पे हो सकता है। अगर V यहां होता उसके नेबर तो P और T होते, पर उसने लिख रिया है V इज द नेबर ऑफ U, तो V का नेबर U यहां पे बैठेगा। गॉट द पॉइंट? बस आगे बाकी चीजें देख लो, ये कैच करने वाली बात थी, आगे हो जाएगा। इसके बाद U इज टू द राइट ऑफ S, तो U जो है वो S के राइट में है, तो S यहां पे बैठ जाएगा। अब बचे कौन है, अब लिखा है S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो S इज नॉट, वो तो चलो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया है। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, और W इज नॉट बिटवीन U एंड S। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, ये बात भी समझ आ गई है। तो क्या बचा है हमारे पास, कौन कौन से बचे हैं हमारे पास? W बचा है और Q बचा है। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो हमने मिस कर दी हो? Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, ये लाइन देखो, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो वो कह रहा है Q S और W के बीच में नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो भाई फिर Q यहीं पे आएगा और W यहां पे आएगा। दैट्स इट, आंसर आ गया हमारा। V के बगल में कौन है? अरे आंसर तो पहले ही आ चुका है, इसको लिखने की इनफैक्ट लास्ट बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आंसर पहले ही आ चुका है हमारा। ठीक है, हाँ UNT। आपके V के नेबर कौन है? UNT। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? करें, चलें आगे। गुड, ठीक है। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, लास्ट स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है।
हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार इसको देखेंगे, बताना फिर मुझे इसका सही आंसर क्या है। प्लीज पढ़ो इस क्वेश्चन को। ओके ओके, आप लोग एक दूसरे को कॉपी कर लेते हो मुझे लगता है। पहले किसी का आंसर नहीं आया, जैसे एक बच्चे ने ए लिखा सबने ए टाइप कर दिया, ऐसा ही है क्या? चलो ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो यहां पे 4 लोग हैं, उनके नाम है लियाकत, लिलियन, लीमा, ललित, और वो सब लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है सिर्फ कौन सी डायरेक्शन को हम यहां पे अज्यूम करें। देखो आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहले लेट से आपको नॉर्थ से अज्यूम करना है तो आप नॉर्थ से स्टार्ट कर लो, बाद में अगर आपको साउथ से करना है तो भी सेम आंसर ही बनेगा। मान लेते हैं आपने नॉर्थ अज्यूम कर लिया, सेम डायरेक्शन मैंने मान लिया, ये 4 जगह हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो कि यहां पे ना 4 कंडीशन है, प्लीज ध्यान से पढ़ना है चारों को। पहले कह रहा है लिनियन और लीमा में एक बंदा एटलीस्ट, देखो ये वर्ड है एटलीस्ट, कम से कम एक बंदा तो है। अब एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ओके, लियाकत इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ लीमा बट नॉट टुवर्ड्स, इससे भी मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मुझे एक बात पता लगी, ये वाली, ये देखो लास्ट वाली लाइन, लीमा इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर। तो सर या तो लीमा यहां पर है या लीमा यहां पे है। डेफिनेट वाले से शुरू किया करो, ये बात हमें पता लग गई, या लीमा वहां पे है पहले पे या चौथे पे है। अब देखो उसने हमें एक बात और लिखी हुई है, भाई जो लियाकत है ना, लियाकत वो लीमा के राइट में है। अब मुझे बताओ, अगर हमने जो माना हुआ है कि सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो लीमा का राइट, अगर लीमा यहां बैठी है तो लीमा का राइट इधर होगा, इधर तो कुछ भी नहीं है।
आप लिखा है ना उसने, लियाकत लीमा के राइट में है। अगर लीमा को हम ये मान के चल रहे हैं तो लीमा का राइट कुछ भी नहीं होगा, तो लीमा को सर राइट यही, मतलब लीमा का राइट यही पॉसिबल है। तो दैट इज वाई लीमा यहां नहीं हो सकती चौथे नंबर के ऊपर, क्योंकि अगर लीमा यहां पे फिर उसका राइट कुछ होगा ही नहीं। अब यहां पे लिखा है लियाकत लीमा के राइट में है। क्वेश्चन आता है कहां पे बिठाएं लियाकत को। देखो लीमा के राइट में क्या क्या आएगा सर, लीमा का राइट तो ये भी है, लीमा का राइट तो ये भी है, लीमा का राइट तो ये भी है। हमें नहीं पता इनमें से कहां पे आपका लियाकत है, इट कुड बी एनीवेयर। पर उसने हमें एक बात और बोल दी कि ललित भाई साहब जो है ना वो लिलियन के बगल में बैठे हुए हैं। अब फिर से समझ नहीं आ रहा कहां बिठाएं, दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, पहले कौन है बाद में कौन है ये नहीं पता। पर एक बात और पता है, लिनियन और लीमा के बीच में कम से कम एक बंदा जरूर है, कम से कम एक बंदा। इसका मतलब पता क्या है, अगर लीमा यहां पर है तो भाई लिलियन यहां नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक है ना। तो लिलियन या तो यहां पे होगा या लिलियन आपका यहां पे होगा। ही कांट बी ऑन द सेकंड पोजीशन, दूसरी जगह पे लिलियन नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम एक बंदा है। गेटिंग इट और नॉट। चलो अब बचा क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमने मिस कर दी। अब देखो उसने बोला है ललित जो है ना वो लिलियन के बगल में बैठा हुआ है, इमीडिएटली बगल में। पर एक बात उसने हमें और बोली है, लियाकत लीमा के तो राइट में है पर ललित के राइट में नहीं है। अब देखना जरा, देखना इधर देखना, आप मुझे ये बताओ कि ललित कहां बैठ सकता है। आप बोलोगे कि सर अगर लिलियन यहां है तो ललित बिल्कुल बगल में बैठेगा, यहां बैठ जाएगा, और अगर लिलियन यहां है तो ललित यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पर एक बात अंडरस्टैंड करो, उसने हमें यह बता दिया है कि लियाकत ललित के राइट में नहीं है। अब देखो अगर ललित आपने यहां बिठा दिया ना, अगर आपने ललित यहां पे बिठा दिया तो आपका जो लियाकत है वो इधर बैठ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लियाकत ललित के राइट में नहीं हो सकता। दैट इज वाई ललित यहां नहीं होगा, यहां केवल जगह बचेगी लियाकत की। आप इस बात को समझ पाए, इस बात को समझ पाए। सेकंड पे लिलियन हो नहीं सकता, प्लीज ध्यान से सुनेंगे इधर। सेकंड वाले पे लिलियन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता लिलियन? क्योंकि उसने लिखा है लीमा और लिलियन में कम से कम एक बंदा बैठा है, तो सेकंड पे लिलियन नहीं हो सकता। और सेकंड पे ललित भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर सेकंड पे ललित बैठ गया ना दोस्तों, तो लियाकत फिर लिनियन के राइट में चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सेकंड पे लिलियन नहीं बैठेगा, सेकंड पे ललित नहीं बैठेगा, तो बैठेगा कौन? लियाकत। तो भाई हमें इतना पता लग गया है, पहले पे लीमा बैठेगी, दूसरे पे लियाकत बैठेगा, तीसरे चौथे पे कौन है हमें नहीं पता। तीसरे पे हो सकता है लिलियन बैठे या ललित बैठे, एंड वाइस वर्सा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई यहां पे? तो सर आंसर क्या बनेगा यहां पे हमारा? ऑप्शन ए कह रहा है लिलियन और लियाकत इमीडिएटली बैठे हैं साथ में। देखो जरूरी नहीं है, अगर लिलियन यहां पे होगा तो साथ में होगा, पर अगर लिलियन यहां पे होगा तो दूर हो जाएगा। सो दैट इज वाई ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है पहला। दूसरा कह रहा है लियाकत एंड में बैठा हुआ है, अरे नहीं भाई लियाकत दूसरे नंबर बैठा हुआ है। तीसरा कह रहा है कम से कम एटलीस्ट एक बंदा है बिटवीन ललित एंड लियाकत। जरूरी नहीं है, अगर लियाकत यहां हुआ ललित यहां हुआ तो इनके बीच में कोई भी बंदा नहीं है, तो तीसरा भी गलत। चौथा कह रहा है कम से कम एक बंदा है बिटवीन ललित एंड लीमा। देखो लीमा यहां पे है, या तो ललित यहां पे होगा यहां पे होगा, तो लीमा और ललित में कम से कम एक बंदा तो है ही है, कम से कम एक बंदा तो है ही है। दैट इज वाई यहां पे आप नोटिस कर पाओगे कि ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट होगा। क्या ये बात समझ आई? ऑप्शन ए एंड सी ट्रू नहीं है भाई, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे, प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये 4 पोजीशंस थी, ठीक है, प्लीज एक बार ध्यान से देख लेंगे फिर से। अब उसने हमें एक बात बता दी कि लीमा जो है ना, ये लिखा है ना लीमा एक्सट्रीम कॉर्नर पे है। इसका मतलब क्या है? और मैंने माना है कि ये सब लोग इधर देख रहे हैं। अगर लीमा यहां हो सकती है या लीमा हो सकती है यहां पे, मानते हो? पर उसने आगे हमें और क्या बता दिया था? उसके हमें आगे ये भी बता दिया कि जो लियाकत है वो लीमा के राइट में है।
अगर लियाकत लीमा के राइट में है तो दैट मीन्स व्हाट, लीमा यहां नहीं हो सकती, लीमा को फर्स्ट पे ही होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आई। अब उसने हमें एक बात और बता रखी है, लीमा और लिलियन में कम से कम एक बंदा बैठा हुआ है, कम से कम एक बंदा। तो मतलब सर यहां पे सेकंड वाली, अगर इसका मतलब पता क्या है, अगर लीमा फर्स्ट पे है तो सेकंड पे कौन नहीं हो सकता सर, सेकंड पे लिलियन नहीं हो सकता। समझ पाए इस चीज को, सेकंड पे लिलियन नहीं हो सकता क्योंकि लीमा और लिलियन के बीच में एक बंदा है, तो लिलियन यहां नहीं बैठ सकता। और उसने हमें एक बात और बता रखी है कि लियाकत लीमा के तो राइट में है पर लियाकत ललित के राइट में नहीं है। अब देखो इसका मतलब, अगर ललित यहां बैठ जाए, अगर ललित आप मान के चलो यहां बैठ गया, तो सर ललित के इधर बैठना पड़ेगा आपके लियाकत को, ललित के इधर बैठना पड़ेगा, फिर वो तो ललित के राइट में हो जाएगा। पर उसने लिखा है कि ललित के राइट में लियाकत नहीं हो सकता, इसका मतलब पता क्या है, सेकंड पोजीशन पे आपका ललित भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेकंड पोजीशन पे ललित बैठ गया तो लियाकत पक्का ही पक्का ललित के राइट में हो जाएगा, जो कि नहीं होने देना क्योंकि यहां लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लग गया है कि सेकंड पोजीशन पे लिनियन नहीं है, ललित नहीं है, लीमा पहले पे है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा, लियाकत बैठेगा। समझ गए। फिर थर्ड और फोर्थ पे हमें नहीं पता, थर्ड पे लिनियन बैठ लेगा या ललित बैठ लेगा, एंड वाइस वर्सा, लिनियन और ललित थर्ड फोर्थ पे हो जाएंगे। लियाकत का पोजीशन कहां फिक्स है, अब जाके फिक्स हुआ ना, चल यहां फिक्स हुआ, लियाकत का पोजीशन सेकंड है, यस यहां फिक्स हुआ जाके। अब देखो, अगर आपको पता लग गया है कि लीमा पहले पे है, लियाकत दूसरे पे है, तीसरे चौथे का पता नहीं, तो केवल ऑप्शन डी ही तो करेक्ट हुआ। हाँ, इमीडिएटली नेक्स्ट का मतलब है किसी भी साइड हो सकता है, यस। इमीडिएटली नेक्स्ट का मतलब अगल बगल में है, साथ में बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है, कौन सी साइड बैठा है ये थोड़ी बैठा है, इमीडिएटली नेक्स्ट मतलब साथ में बैठा हुआ है। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको। यस और नो। ओके, चलो ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दो तीन क्वेश्चंस और हैं पजल के आपकी डीपीपीस के अंदर, एक बार उनको आप लोग प्रैक्टिस करना, आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे आप बताना। बाकी इसके अलावा एक मुझे और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं आपके साथ पजल्स के अंदर, वो आपके फ्रॉग वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं आता हूं इसके ऊपर। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने को फ्रॉग वाले, पहले आप लोग ट्राई करो इसको। ठीक है, अब देखो इसकी ना अप्रोच समझो, मुझे 3 से 4 क्वेश्चन कराने हैं आपको फ्रॉग के ऊपर, ताकि
कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाए। प्लीज नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन हियर। एक पहले सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे काम करेंगे। देखो मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, मैं वैल्यूज थोड़ी चेंज कर रहा हूं। मान लेते हैं ये 100 मीटर का 100 मीटर का एक कुआं है। अब यहां पे एक फ्रॉग गिर गया है, ठीक है, यहां पे कछुआ यहां पे है, ये नीचे गिर गया है। अब होता पता क्या है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। अब होता पता क्या है, ये छलांग लगाता है, मान लेते हैं 20 मीटर की, ऐसे छलांग लगाएगा ये 20 मीटर की, पर क्योंकि दीवार स्लिपरी है तो बेचारा नीचे तिलक जाता है, नीचे स्लिप कर जाता है, तो उस वजह से 10 मीटर ये नीचे आ जाता है। तो आप बोलोगे सर ये 20 मीटर ऊपर चढ़ेगा, पर क्योंकि दीवारें स्लिपरी हैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इफेक्टिवली कितना चला ये, इफेक्टिवली आपका 10 मीटर चढ़ा। अब दिमाग में पता क्या आएगा, दिमाग में ये चलेगा कि सर एक जंप में वो 10 मीटर चढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 100 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा। बट ऐसे नहीं करना, ये गलत अप्रोच है। क्वेश्चन आता है सर क्यों, ये गलत क्यों है? मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो गिर क्यों रहा है, क्योंकि दीवारें एक तरह से स्लिपरी हैं। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, ये हर बार 10-10 मीटर मतलब 20 मीटर चढ़ता है, 10 मीटर नीचे गिरता है, ऐसे ही है ना। अगर मैं मान लो मैं 8 बार में चढ़ूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 जंप में वो कितना चढ़ेगा, आप बोलोगे सर 8 जंप में 80 मीटर, 8 जंप में वो 80 मीटर चढ़ जाएगा। मानते हो इस बात को? 8 बार में वो जंप में 80 मीटर चढ़ गया, मान लो यहां पहुंच गया। अब जब अगली जंप मारेगा ना, वो अगली जंप कितने की मारेगा, 20 मीटर की, तो भाई वो 100 मीटर पे पहुंच जाएगा। अब वो नहीं फिसलेगा, क्योंकि जब वो छत पे ही चढ़ गया है तो अब वो कैसे फिसलेगा? फिसल तो इसलिए रहा था कि ना, क्योंकि वो आपकी जो दीवारें थी वो फिसलने वाली थी। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि अगर आप ऐसे निकालोगे ना कि 100/10 कर दें और मेरा 10 जंप आंसर आ जाए ना, इससे आंसर हमेशा हमेशा कम आएगा, इससे हमेशा कम आंसर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आखिरी वाले जंप के अंदर जब वो जंप मारेगा उसके बाद वो गिरेगा नहीं। जैसे 8 जंप तक तो वो 80 मीटर तक पहुंच गया था, पर जब 80 मीटर के बाद उसने जंप मारी तो वो 20 मीटर की जंप मारेगा और दीवार के पार, फिर वो नहीं फिसलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस केस? तो अगर हम इसी चीज को हम यहां पिछले वाले क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करें, ये देख रहे हो अपने आप क्या हो रहा है? हाँ, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाने की कोशिश करें, अब देखो यहां पे ये 4.5 मीटर मतलब 450 सेंटीमीटर। अब हो क्या रहा है, वो +30 चढ़ता है और 15 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो इफेक्टिवली वो 15 सेंटीमीटर चढ़ेगा, है ना, इफेक्टिवली 15 सेंटीमीटर चढ़ेगा। अब यहां पे अगर आप ऐसे सोचोगे कि सर 450 सेंटीमीटर है और हर जंप में 15 सेंटीमीटर है, तो 30 जंप में चढ़ जाएगा। आंसर इज नो, ऐसे नहीं करना, 30 से कम आंसर आएगा हमेशा। तो 30 से ज्यादा नहीं आएगा, 30 से हमेशा कम आएगा। अब जैसे इसके थोड़ा पीछे आ जाओ, आप जैसे ना, आपको पता क्या करना है, आपको आखिरी वाला जंप पूरा लेना है। आखिरी वाले जंप के अंदर आपको अज्यूम करके चलना है कि आखिरी जंप वो पूरा मारेगा, आखिरी वाले जंप में वो स्लिप नहीं करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो, अगर 450 सेंटीमीटर का आपका कुआं है, मैं बोल रहा हूं आखिरी वाला जंप वो पूरा मारे, आखिरी वाला जंप अगर पूरा मारेगा मतलब आखिरी वाला जंप 30 सेंटीमीटर का होगा, तो दैट मीन्स व्हाट, 420 सेंटीमीटर वो चढ़ेगा। कैसे? ये 15-15 मीटर के हिसाब से, ये आ जाएगा आपका 28। तो सर 28 ऐसी जंप होंगी जब 15-15 सेंटीमीटर चढ़ेगा, और एक ऐसी जंप होगी जहां पर वो 30 सेंटीमीटर का जंप मारेगा, फिर वो फिसलेगा नहीं। तो 28 जंप उसकी हुई 15 सेंटीमीटर वाली, और एक जंप हुई पूरी 30 सेंटीमीटर वाली, एंड वो फिर पूरी की पूरी दीवार पर पहुंच जाएगा, इसीलिए आंसर आएगा 29। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, नहीं कीर्ति ऐसे -1 नहीं करना, ठीक है, -2 भी हो सकता है, वो ऐसे नहीं देखना, पर आपको यहां पे ध्यान रखना कि उससे कम आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहला आंसर आया 30,
30 से कम आएगा। कितना कम आएगा उसको हमें कैसे निकलेगा, जितना टोटल सेंटीमीटर का हमारा कुआं था उसमें से आप माइनस कर दो आखिरी वाली जंप। ठीक है, अरे इधर देखो, दोबारा सुनो मेरी बात, दोबारा सुनो इधर मेरी बात। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, ये वाला एग्जांपल आपको ये वाला एग्जांपल समझ आया या नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। प्लीज इधर देखो, पहले इधर देखो। देखो ये 100 मीटर का कुआं है, मैंने आपको बोला कि वो 20 मीटर चढ़ता है हर जंप के अंदर, पर 10 मीटर वो गिर जाता है, स्लिप कर जाता है। तो कितना इफेक्टिवली कितना चढ़ेगा आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर इफेक्टिवली 10 मीटर चढ़ेगा। हर जंप में वो 20 मीटर चढ़ता है और 10 मीटर गिर जाता है, मतलब कितना चढ़ा नेट में, नेट में 10 मीटर चढ़ा, नेट में 10 मीटर चढ़ा, 20 ऊपर 10 नीचे। अब क्वेश्चन आता है कि सर 100 मीटर की दीवार वो कैसे पहुंचेगा। अब आपका डाउट ये आएगा कि सर 100 मीटर है, आपने कहा हर जंप में नेट वो 10 मीटर चढ़ता है, तो आप बोल दोगे कि 10 आएगा। पर मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं ऐसे करना, क्योंकि जब वो आखिरी जंप है, मान लो यहां पे है वो, मान लो 80 मीटर पे पहुंचा, अब 80 मीटर के बाद तो जब वो जंप मारेगा ना 20 मीटर की, तो भाई वो दीवार के ऊपर पहुंच गया है, 100 मीटर के ऊपर वो दीवार के ऊपर पहुंच गया है। जब दीवार के ऊपर पहुंच गया तो क्यों नीचे गिरेगा, स्लिप क्यों हो रहा था, क्योंकि दीवारें उसकी फिसलने वाली थी। अब नहीं फिसलेगा वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो आंसर जो आपका आएगा वो 10 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि आखिरी जंप के अंदर वो फिसलेगा नहीं, आखिरी जंप के अंदर वो छत पे पहुंच गया है, अब फिसलने कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब क्वेश्चन आता है कि हम निकालेंगे कैसे। हमें इतना समझ आ गया कि आंसर 10 से कम आएगा, पर कितना कम आएगा ये कैसे पता करेंगे। सिंपल, मैंने आपको बोला कि दीवार है कितने की, आप बोलोगे सर दीवार 100 मीटर की है, दीवार 100 मीटर की है। मैंने आपको क्या बोला, आखिरी जंप वो पूरा मारेगा, आखिरी जंप पूरा मारेगा। तो स्वाति 8 जंप के बाद ही कह रहा हूं, 8 जंप के बाद ही मैंने कहा है। अब नोटिस करना 100 मीटर की दीवार है, मैं बोल रहा हूं आखिरी जंप वो पूरा मारेगा। आखिरी जंप पूरा मारेगा तो कितने का मारेगा, 20 मीटर का। यहां पे 10 मीटर माइनस क्यों नहीं किया, अरे 10 मीटर क्यों फिसलेगा जब छत पे पहुंच गया है। तो दैट मीन्स व्हाट ना, आपका जो आखिरी जंप होगा वो 20 मीटर का होगा, और जो बाकी के बचे हुए 80 मीटर होंगे ना, वो कैसे उसने ट्रेवल किए होंगे। सर वो उसने ट्रेवल किए होंगे जब वो +20 भरता था और 10 नीचे गिरता था, मतलब 10-10 मीटर के। समझे या नहीं समझे। पहले वाले जो जंप थे उसने कैसे लिए होंगे, 20 मीटर चढ़ा 10 मीटर गिरा, तो नेट में 10 मीटर मूव हुआ। बट आखिरी जंप उसने कितना लिया होगा, पूरा 20 मीटर का। आखिरी वाले जंप में वो फिसलेगा नहीं। समझे या नहीं समझे, अब बताओ मुझे। लास्ट वाला जंप उसका पूरा होगा, पूरा। लास्ट वाले जंप में वो फिसलेगा नहीं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब मुझे बताओ, ये है उसका लास्ट जंप, लास्ट वाला जंप जो पूरा जंप होगा, जहां वो फिसलेगा नहीं। बाकी के 80 मीटर कैसे ट्रेवल करेगा वो, 10-10 मीटर के हिसाब से। तो 80/10 कितना हो गया, 8। तो सर 8 जंप वो लेगा 10-10 मीटर के, और फिर एक आखिरी जंप होगा 20 मीटर का। तो 8 पहले थे, एक आपका पूरा, तो 9 जंप्स हुए। याद रखना 10 से हमेशा कम ही आंसर आएगा यहां पे। हाँ, टोटल 9 जंप्स हुए, एक आखिरी जंप पूरा और बाकी जंप आपके 10-10 मीटर के। एग्जैक्टली मैंने वही बोला सक्षम, लास्ट वाला जंप इसीलिए पूरा है क्योंकि वहां वो स्लिप नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आई। हाँ जी, क्या ये बात सबको समझ आई यहां पे। अब इधर भी सेम बात ट्राई करते हैं। अब इधर देखेंगे सब लोग। अब इधर देखो सब लोग, यहां पे टोटल कितना की वॉल है, 4.5 मीटर है, जिसको आप लोग 450 सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है,
अब देखना इधर कैसे करेंगे सर, आखिरी जंप वो पूरा मारेगा, यहां लिखा है ना, वो 30 सेंटीमीटर जंप करता है, 15 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो नेट कितना मूव करता है, 15 सेंटीमीटर। नेट उसका 15 सेंटीमीटर है, पर मैंने बोला आखिरी जंप वो पूरा मारेगा। अब देखो 450 की अगर वॉल है, मैंने कहा आखिरी जंप वो पूरा मारेगा, आखिरी जंप कितने का होगा, पूरे 30 का, आखिरी जंप पे वो फिसलेगा नहीं, तो ये 30 उसका कौन सा होगा सर, 30 उसका लास्ट जंप होगा, तो ये हो गया आपका 420। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आखिरी जंप वो 30 का मारेगा, बाकियों के लिए कितना उसको लगेगा, बाकी जंप के लिए उसको हर जगह 15-15 सेंटीमीटर का जंप लेना होगा, तो 420/15 करेंगे, ये आएंगे 28 स्टेप्स, तो 28 जंप उसने लिए 15-15 सेंटीमीटर के, एंड आखिरी वाला जो जंप था वो उसका 30 का रहेगा, तो 28 ये और एक ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। अब क्लियर है सबको, जैसे सेम पिछला क्वेश्चन था वैसे ये किया है। हाँ हाँ बताओ भाई, रेनू, स्वाति, कुमार, संभव, जय, जोया, रेनू, हाँ ये पजल का है, यस। चलो अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला, इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। देखो बहुत ही आसान है ये करना, कैसे कैसे आसान है, देखो मैंने आपको बोला ना, वो 4 मीटर ऊपर चढ़ता है सुबह के टाइम, पर रात को 3 मीटर नीचे गिर जाता है, तो नेट कितना मूव करेगा, वो नेट मूव करेगा 1 मीटर। पर हमने एक बात सीखी हुई है कि सर जब वो छलांग मार देगा तो आखिरी छलांग में वो गिरेगा नहीं, आखिरी छलांग में वो स्लिप नहीं करेगा। अब देखो टोटल कितना है सर, वेल है 60 मीटर का, आखिरी वाली छलांग में वो नहीं गिरेगा, तो आखिरी छलांग कितने की होगी उसकी, लास्ट वाली छलांग वो 4 मीटर की होगी। बाकी बचा हुआ जो 56 मीटर है ना, वो यहां पे चढ़ के गिर के चढ़ के गिर के करेगा, तो बाकी 56 के लिए उसका नेट है 1, तो वो तो आगे नेट के 56 डेज में 56 मीटर चढ़ेगा, पर आखिरी वाली छलांग में वो 4 मीटर चढ़ जाएगा, तो 56 डेज में 56 मीटर चढ़ा, आखिरी वाले दिन वो 4 मीटर चढ़ गया, मतलब लास्ट डे के ऊपर, तो टोटल डेज कितने हुए 56 डेज ये, 1 डे ये, तो टोटल हमारे 57 डेज हुए। कोई डाउट तो नहीं है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे डिस्कस किया है हमने, सेम वही कॉन्सेप्ट, आखिरी वाली छलांग में नहीं गिरेगा बस, तो आखिरी दिन 4 मीटर की छलांग मारेगा, पूरी की पूरी छलांग मारेगा वो, 56 से 4 मीटर की छलांग मारी, 56 के बाद 4 मीटर की छलांग, 60 मीटर पहुंच गया, अब क्यों गिरेगा, नहीं गिरेगा। बात क्लियर है सबको, एक और ट्राई करना है हमें इसी टाइप का क्वेश्चन, ये वाला,
ट्राई करेंगे इसको। अरे सक्षम स्लिप ही तो कर रहा है यार, वो लिखा तो हुआ है ही स्लिप्स 3 मीटर बैकवर्ड, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो स्वाति, वो डायग्राम बन गया था, जो डायग्राम बना था वही उसमें डायग्राम में आंसर होगा उसका, ऐसे अलग से आंसर नहीं पता, जो डायग्राम था वही उसका आंसर है। देखो अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर अगर यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश करी तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया जो आपके बोर्ड के ऊपर है। अब देखो इसमें गलती कहां पे हो सकती है, गलती वही हो सकती है जो आप लोगों ने गलती करी है। अभी तक हमने पता क्वेश्चन क्या किए, देखो जरा, अभी तक हमने जो पीछे क्वेश्चन किए उनमें क्या थे, वो सुबह चढ़ता था रात को गिरता था। अभी तक यही क्वेश्चन किया हमने, सुबह गिरता था, सॉरी सुबह चढ़ता था रात को गिरता था। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है इस केस में, यहां पहले दिन चढ़ता है दूसरे दिन गिरता है भाई, समझ पाए? पहले दिन चढ़ेगा दूसरे दिन गिरेगा, सेम डे नहीं गिरता, तो भाई डेज बढ़ जाएंगे यहां पे। गलती समझ आई आप लोगों को? तो इसमें कैसे करेंगे सर? अरे भाई अब ऐसा समझो, जो आप लोग कर रहे थे ना अभी तक कि सर +2 वो चढ़ रहा है, -1 वो गिर रहा है, तो नेट 1 मीटर हुआ। ये नेट 1 मीटर एक दिन में नहीं हुआ, ये 2 दिन में है। पहले दिन चढ़ेगा दूसरे दिन गिरेगा, तो 2 दिनों के अंदर सर वो 1 मीटर चढ़ेगा। ओहो, ऐसे हो गया? हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो गया। अब दूसरी बात, आखिरी वाले दिन वो 2 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले दिन वो गिरेगा नहीं। तो बस अगर 20 मीटर का कुआं है तो आखिरी दिन वो सीधा छलांग मारेगा, कितने की? 2 मीटर की छलांग मारेगा। ये उसकी लास्ट डे की छलांग हुई, लास्ट डे की। बाकी 18 मीटर कितने देर में कवर करेगा? बाकी 18 मीटर वो 18 इंटू 2 क्यों किया? अरे 2 दिन में 1 मीटर चढ़ रहा है ना, 2 दिन में 1 मीटर, तो 18 मीटर चढ़ने के लिए 18 इंटू 2 36 डेज लगेंगे। 36 डेज ये लगे, फिर 37th वाले दिन उसने 2 मीटर की छलांग मारी, एंड इस तरह से वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। यहां ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाला पार्ट हम मिस कर गए, ये वाला पार्ट हम लोग मिस कर गए, इसीलिए हमारा आंसर 19 आया। अगर वो लिखता एट नाइट, द नेक्स्ट डे की जगह लिखा था एट नाइट, तो आंसर 19 होता, पर यहां उसने लिख दिया द नेक्स्ट डे, दिन अगला हो चुका है, तो दैट इज वाई आपका आंसर बदल गया यहां पे। अभी तक यहां तक आया नहीं है यूपीएससी, पर अगर अभी आए तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी में हम आसान क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक कर देते हैं। स्वाति इसमें कुछ नहीं था, यहां पे बस वर्ड था नेक्स्ट डे, पहले दिन चढ़ता है दूसरे दिन गिरता है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही था कि सुबह चढ़ रहा है रात को गिर रहा है। अब इसीलिए यहां पे डेज बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ममता यादव, इशिका, जोया, अंशी, रेशमा, क्लियर हुआ सबको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जय, अच्छी बात है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। कुमार, संभव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के सेशन को फिर हम यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज का सेशन। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।